हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं राजस्थान एनएचएम 2025 के। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का करेंगे और देखेंगे कि क्या है। कुछ क्वेश्चंस जो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या उनका जो है आंसर की आएगी, तभी पता चलेगा। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत डिफिकल्ट टाइप की दे रखी है, क्लियर नहीं है, तो उनका हम लोग आगे देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, जो अभी तक 100 क्वेश्चंस आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है और टेक्निकल पोर्शन भी है। जिसमें से बात करें, आपको विश्वास नहीं होगा, आप पूरा पेपर जब देखिएगा, मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, जब आप उसको आप देखेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। यानी आप उसमें एनालिसिस करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने निकल के आएगा मेरे भाई, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। उसमें से पता है कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 27 क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आपके पूछे गए हैं 27। आप पेपर अपलोड है, आप उसको टेलीग्राम पर आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिए। मैं आपकी इसके लिए बता रहा हूं कि आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के 27 क्वेश्चन हैं। हिस्टो के आपके जो हैं, हिस्टो की जो है, हिस्टो के आपके 7 क्वेश्चन है और साइटो के 4 क्वेश्चन है। ठीक, अब आप देखिएगा, जो एनएचएम है, चाहे कहीं का भी एनएचएम हो, चाहे राजस्थान का हो चाहे यूपी का हो, उसमें ह्यूमन एनाटॉमी का जो है वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, हिस्टो के देख रहे हैं, हिस्टो का तो हर पेपर में, एनएचएम का छोड़कर जो भी आपका जो है लैब टेक्नीशियन का पेपर हो गवर्नमेंट एग्जाम का, चाहे वो बीएसएफ हो, आरपीएफ हो, जो भी हो, उसमें आप देखेंगे हिस्टो के जो क्वेश्चन है वो भी काफी पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, चाहे वो साइटोलॉजी हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, साइटोलॉजी और आपकी हिस्टोलॉजी। ये यहां पर देखिएगा 7, 4, 11 और 37। ठीक, तो कितना हो गया? 38 क्वेश्चन आपके जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ह्यूमन एनाटॉमी आनी चाहिए, हिस्टोलॉजी आनी चाहिए और साइटोलॉजी आनी चाहिए। और ये सारी जो आपको हिस्टो और साइटो है, एक क्लास में मैंने आपको कवर करा रखी है। यूट्यूब पर जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल। आपको हिस्टो की भी क्लास मिल जाएगी 1 घंटे 20 मिनट की, और साइटो की भी क्लास मिल जाएगी। और पहले पेज से, मैंने आपको कल की क्लास में भी दिखाया है कि पहले ही पेज से जो स्लाइड थी, हमने थ्योरी जो स्टार्ट की थी, पहले ही पेज से डायरेक्टली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैंने आपको कल की क्लास में दिखाया हुआ है। और एक क्वेश्चन लास्ट में आता है, वो मैंने भी आपको दिखाया है, वो भी आपका थ्योरी से ही पूछा गया है, जो मैंने वहां पर 1 घंटे 40 मिनट की क्लास कराई है। अब आप बताइएगा कि 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास कर रहे हैं, जहां पर आपके 7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, दूसरे में आपके 4 क्वेश्चन एज इट इज फंस रहे हैं, तो आप मेरे भाई कंटेंट पर आप डाउट मत कीजिएगा। यहां पर बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चंस की हम लोग यहां पर बात करते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका, ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, हिस्टो हो गया, साइटो हो गया, इसका बहुत जल्द हम लोग जो है पेड भी आपको कंटेंट देंगे, जिसमें और भी डीप लेवल में चीजें होंगी। और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपका एक बार पढ़ना रहेगा, उसके बाद में आप दोबारा उसको मत पढ़िएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहां पर, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे यूट्यूब पर जब भी आपका पेपर होगा। और उसके अलावा मेरे भाई, जो भी आपका कंटेंट रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, सिर्फ एक बार आप पढ़िए, उसके बाद हम रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स और पीडीएफ उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जब आएगा बैच तो आपको हम अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर, मतलब 51वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? विच एसेंशियल अमीनो एसिड इन लेस प्रोपोर्शन इन द राइस। आपको बताना है कि राइस में कौन सा अमीनो एसिड जो होता है बहुत ही कम होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, हिस्टडीन और मेथियोनिन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। मेरे भाई देखो, अमीनो एसिड मैंने आपको कराए थे, 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 इंपॉर्टेंट होते हैं और 10 मतलब जो एसेंशियल होते हैं, और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब यहां पर देखो, एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एकदम आप जिनको कहें कि आप इनको याद कर सकने वाले होते हैं, रटने वाले होते हैं, जो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो राइस में पूछा जाए कि राइस में कौन सा अमीनो एसिड कम मात्रा में होता है, तो मेरे भाई राइस में जो होता है वो लाइसिन की कमी होती है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब मेथियोनिन की बात करें, तो मेथियोनिन आप जानते हैं, मेथियोनिन की कमी होती है पल्स यानी दाल में। ठीक, तभी आप लोग दाल चावल मिला के खाते हैं। एक से आपका जो है मेथियोनिन एक में कम है, एक में लाइसिन कम है, उसमें मेथियोनिन ज्यादा होता है, उसमें लाइसिन कम होता है, तो आपका प्रोपोर्शन क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। तो ये चीज हो गई यहां से 51 क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछा गया है, विच बॉडी कैविटी कंटेन्स द ब्रेन। ठीक, हमारा जो ब्रेन है किस बॉडी कैविटी में होता है पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है
क्रेनियल कैविटी, दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी, तीसरा है पेल्विस कैविटी, चौथा है थोरेसिक कैविटी। देखो मेरे भाई चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियम मैंने आपको बताया जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है, इसी को बोलते हैं क्रेनियम कैविटी। ठीक, तो यहां से ये बात समझ गए कि ब्रेन हमारा किसमें होता है, ब्रेन होता है क्रेनियल कैविटी में। ठीक, पहली चीज। उसके बाद लिखा है एब्डोमिनल कैविटी। जब जब मैंने आपको बात बताई है कि हमारे अंदर जो कैविटी, एक तो एब्डोमेन कैविटी होती है और दूसरी क्या होती है, थोरैसिक कैविटी होती है। थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी। थोरैसिक कैविटी में हमारे नाजुक अंग रखे रहते हैं, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, मैंने आपको बताया है। और एब्डोमेन कैविटी में मैंने आपको बताया, जैसा कि नाम है, हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, ये सारे कहां पर होते हैं, ये हमारे थोरैसिक कैविटी में होते हैं। ठीक, ये आर्गन कहां होते हैं, थोरैसिक कैविटी में होते हैं। और जितनी बार क्वेश्चन आया है मैंने उतनी बार इन चीजों को डिफाइन किया है आपके एमसीक्यू में। पेल्विस कैविटी में क्या होता है, पेल्विस कैविटी में मैंने आपको बताया कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो पेल्विस कैविटी में होते हैं। ठीक, इसके अलावा थोरैसिक कैविटी में मैंने आपको बताया कि जो हमारे नाजुक अंग जैसे लंग्स हो गया और जो है हमारे हार्ट हो गए, ये कहां पर होते हैं, ये मेरे भाई थोरैसिक कैविटी में होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे भाई, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज द एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लेसेंटा, कौन सी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। अगर आपने पीछे एमसीक्यू क्लास की हुई है हमारी, तो कम से कम ये 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है और बताया है। ठीक, एंटीबॉडी कितनी होती है, मैंने 5 एंटीबॉडी बताई, पांचों के काम भी बताया, और मैंने याद रखने को बताया कि आप गेम डी से याद रखेंगे। ठीक है, गेम डी से याद रखेंगे। आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है मेरे भाई। ठीक है, आइए चलते हैं, क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, केमिकल, सेलुलर, ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल। ठीक, अब देखिएगा, बोला गया है आपसे कि आपको बताना है कौन सा बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी है। आपको यह बात पता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपने ये जाना था, ये कौन सी है, ये तो सेल थी। ठीक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, कोशिका है। यहां पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी पूछा है, एकदम बेसिक लेवल। तो केमिकल लेवल पर आप देखेंगे एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक, एटम या मॉलिक्यूल हो गए। और उसके बाद में बात चलती है सेलुलर लेवल पे, जब हम लोग आते हैं तो सेल होता है। उसके बाद में कई सारी सेल आपस में मिल जाती हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद में क्या होता है, टिश्यू, जब कई सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो आर्गन बनता है। और आर्गन जब कई सारे मिल जाते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है। और आर्गन सिस्टम के बाद में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, बॉडी बनती है और एक कंप्लीट आपको ऑर्गेनिज्म यानी हमारे जैसा जीव मिल जाता है। तो ये लेवल है, ये है आपका केमिकल लेवल पर, ये आपका सेलुलर लेवल पर है, फिर ऑर्गन लेवल, फिर यानी फिर टिश्यू लेवल, उसके बाद में ऑर्गन लेवल आता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। केमिकल लेवल पर आपको एटम और मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, आइए अब देखो, ये क्वेश्चन है सिफिलिस डिजीज इज काज्ड बाय। कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, और इतना बेसिक सा क्वेश्चन जो कहते थे आप लोग कि अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। जो सिफिलिस है मेरे भाई, वो डिजीज काज्ड किसके द्वारा होती है, तो मैंने आपको बताया था स्पाइरोकीट ट्रिपैनोनिमा पैलेडियम के द्वारा होती है। इसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, VDRL आपको पता है टेस्ट करते हैं। और भी हमने आपको कई सारे टेस्ट बताए थे जो आपके किए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन, एलाइजा टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर विच वायरल डिजीज। जो एलाइजा टेस्ट होता है कौन सी वायरल डिजीज के लिए परफॉर्म किया जाता है, वायरल हेपाटाइटिस के लिए, रेबीज के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, HIV के लिए। तो एलाइजा जो टेस्ट है वो परफॉर्म करने की बात किया जाए तो देखो मेरे भाई, आप देखोगे यहां पर आपके सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली की बात की जाए तो HIV आपको मिल जाएगा। हमको कहते हैं, हम कहें ये LT का पेपर ही नहीं है। ठीक, मान लो ये लैब टेक्नीशियन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, जब आप 12th की NCERT पढ़ेंगे वहां पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि HIV के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं ये एलाइजा। ठीक है, ये ठीक, ये किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है विच ब्लड वेसल, ठीक, कौन सी, विच ब्लड वेसल। अभी देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आपके ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से इतनी देर में आ चुके। एक ये आया, इसके पहले आप देखोगे आपका ये
ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ही पढ़ेंगे कौन सा, सेल वाला चैप्टर, ठीक, उसी में मानते हैं इसको हम लोग, क्योंकि स्टार्टिंग सेल से ही होती है, ठीक, ये भी आपका हो गया। उसके अलावा देखो एंटीबॉडी भी हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, चाहे आपका ब्लड वाला चैप्टर हो गया वहां पर, फिर ये आपका ब्रेन से ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसके बाद फिर आओगे, ये भी आपका जो है 50 नंबर क्वेश्चन था, ये भी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछा गया था, टिश्यू से। तो 26 क्वेश्चन जो मैंने बताए ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ही आ रहे हैं, चाहे एनएचएम आपका कोई सा भी हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो। और बहुत जल्द आपको यूपी का एनएचएम देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्द इसका आ जाएगा आपको, और वहां पर भी आप देखोगे कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के 20 से 25 क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी खत्म कीजिए, हिस्टो और साइटो खत्म कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। मतलब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और हिस्टो और साइटो आपका जो है 3 घंटे में 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो पहले ये आप खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो बड़े टॉपिक हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में आपका जो है सबसे बड़ा टॉपिक हो गया आपका माइक्रो हो गया, और आपकी ब्लड बैंक और हिमैट हो गया, 4 बचते हैं, उसके बाद में आपका सारा कुछ कंप्लीट है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले जो छोटे टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, समझेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है बड़े टॉपिक की ओर जाएंगे, जिनसे क्वेश्चंस आपके जो फिक्स आते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री में आप जाओगे तो आपके केमिस्ट्री, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, मतलब फिक्स ही है इससे क्वेश्चन आना एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक को करते हुए चलेंगे, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका पहले इस चीज पर फोकस किया जाए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले कवर कराया जाए। और आपकी जो क्लासेस हैं, जो आपकी 9 बजे क्लासेस चलती हैं एमसीक्यू, यूट्यूब पर ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक। पेड बैचेस जब भी आपका आएगा हम आपको बता देंगे, बहुत ही मिनिमम कास्ट में होगा और बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट होगा। क्योंकि जब आप यहां पर देख रहे हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कास्ट ये वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, हिस्टो और साइटो का मैंने आपको दिखाया कि 7 और आपके 4 क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन पूछे गए, और 11 के 11 क्वेश्चन इन्हीं 1-1.5 घंटे की क्लास से आए हुए हैं। तो आप समझिए, जब आपसे फीस ली जाएगी, पेड कंटेंट दिया जाएगा आपको, तो वहां पर कितनी मेहनत की जाएगी और कितना बेहतरीन लेवल का कंटेंट होगा, जिसको ये कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन हिस्टो से ऐसा आ गया जो कोई नहीं कर पा रहा था, वो क्वेश्चन आप कर देंगे, ये बात की गारंटी है। तो इस तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, बने रहिएगा साथ में, और ऐसे ही हम लोग तैयारी करते रहेंगे। विच ब्लड वेसल्स जो है कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हमको बताना है कौन सी वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। अब बताओ, मैंने 2 बातें आपको बताई थी, चाहे ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास में चले जाओगे, और चाहे मैंने अभी जो है 2-3 क्लास पहले आप देखोगे, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था रिस्पायरेशन के, वहां पर भी ये नोट में बात मैंने लिखी थी, और शायद हो सकता है डायग्राम लगा हो, नहीं लगा है, वहां पर मैंने नोट में बात लिख रखी थी कि 2 आपके एक्सेप्शन होते हैं। क्या एक्सेप्शन होते हैं आपको बताते हैं, सुनिए, ठीक। बताया है मैंने कि जैसे ये हमारा हार्ट है, नाजुक सा दिल, और इस नाजुक से दिल में क्या है, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आप जानते हैं ये हृदय के 4 चैम्बर हैं। और आपको ये पता है इंफीरियर और सुपीरियर, इनसे क्या होता है, ब्लड आता है राइट एट्रिया में, अभी आपको ऐसे बताते हैं। राइट एट्रिया में आने के बाद में ये ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, ये जाता है लंग्स में, ठीक। ये कहां जाता है, लंग्स में जाता है, और ये जिससे जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बताया है हमने, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताया था, ऐसी आर्टरी होती है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वैसे आप देखोगे कि आर्टरी में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में देखोगे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है, ठीक। ठीक, यहां से ये बात बताई थी। अब उसके बाद में दूसरी चीज देखना, दूसरी चीज ये है कि जब लंग्स से इसमें क्या होता है, एयर मिक्स हो जाती है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड किस में आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है, और लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें मैंने बताया कि कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वैसे वेन्स में आप देखोगे कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यही होते हैं अपवाद, और इन्हीं से आपका क्वेश्चन निकला है, पूछा गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, कौन सी वेसल, ठीक, कौन सी वेसल आपसे पूछा गया है, तो कौन सी ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। हार्ट से लंग्स की ओर कौन सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, तो मेरे भाई ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, ठीक है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन है द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स वाज गिवन बाय। हाई स्कूल में आपने साइंस पढ़ी है, ये वहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने ही क्या किया था, जो आपके वंशागृति के नियम है इन्होंने दिया था, 3 नियम दिए थे, आपको ये याद होगा, जिन्होंने मटर पे जो है प्रयोग किया था। ये वो क्वेश्चन है आपका, एकदम बेसिक सा पूछा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, क्वेश्चन है, आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंज इनटू द कर्ड। क्या पूछा गया है कि जब जो है मिल्क चेंज हो जा रहा है कर्ड में, दही में, मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जा रहा है, तो क्या आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट इज द स्टेट चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू सेमी सॉलिड, मतलब दूध जो लिक्विड होता है वो सेमी सॉलिड में बदल जाता है जब आपका दही बनता है, ठीक है। इट चेंज द कलर, मेरे भाई दूध सफेद होता है, दही भी सफेद होता है, कलर तो बदलता नहीं है, ये तो बात गलत हो गई। और ये वाली बात सही है, लिक्विड से सेमी सॉलिड में चला जाता है। इट चेंज द टेस्ट, हाँ मेरे भाई टेस्ट बदल जाता है, दूध आप देखते हैं कैसा होता है, और आप जब दही खाते हैं तो वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जो है उत्पन्न हो जाते हैं। द चेंज कांट बी रिवर्स्ड, अब दूध से दही बन गया है तो मेरे भाई दही से दूध तो नहीं बन पाएगा, ठीक। एक बार चीज फट गई है तो कैसे सिलेगी भाई, यही तो आप मीम्स भी देखते हुए चले आ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज थी फटने के बाद सिल नहीं पाती है, पनीर, दूध, ये सब चीजें आपने देखी है। तो यहां से भी एक दिमाग लगा सकते हैं कि द चेंज कांट बी रिवर्स्ड, यानी दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता है, ये भी बात सही है। तो यहां पर देखेंगे कि फर्स्ट, थर्ड और आईवी ट्रू पूछा गया है, कौन सा सही है, फर्स्ट, थर्ड और आईवी, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है द नाइट्रोजिनस बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए स्ट्रक्चर। बायोकेमिस्ट्री की सेकंड वाली जब क्लास कराई है मैंने, वहां पर ये मैंने क्वेश्चन एज इट इज कराया है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। और ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी दूसरी क्लास मैंने कराई है बायोकेमिस्ट्री की। नाइट्रोजिनस बेस की बात की गई है, नॉट जो नहीं प्रेजेंट होता है डीएनए में। डीएनए में मैंने बताया था कि एडेनिन हो गया आपका, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और क्या होता है, ये 3 हुए, और उसके अलावा बात करोगे तो थाइमिन, ये 4, ये 4 किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये मेरे भाई प्रेजेंट होते हैं किसमें, डीएनए में। और आरएनए में जब आप जाओगे तो आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पर। तो अब ये आप जो देख रहे हो ये किसमें होते हैं, ये जो यहां पर लिखे हुए हैं सारे, ये सारे किसमें होते हैं, ये होते हैं आरएनए में। बस मेनली डिफरेंस किसका होता है, मेनली डिफरेंस होता है आपका थाइमीन का और यूरेसिल का, ठीक। थाइमीन किसमें प्रेजेंट होता है, थाइमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है, और यूरेसिल बात करोगे तो यूरेसिल मेरे भाई किसमें प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, ठीक। ये और तीनों सेम होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। बस इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां पर आप बता सकते हैं कौन सा डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आप राइट कर दोगे, आपका जो है यूरेसिल जो है डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन एचआईवी। देखो बड़ी सी मैकेनिज्म है, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे तब इसको समझ पाएंगे। जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है, ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एचआईवी में, मतलब कि कैसे एचआईवी ग्रोथ करता है सेल्स के अंदर जाकर, वो यहां पर जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए इन एचआईवी में, ठीक है। आइए क्वेश्चन है व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द एबनॉर्मल यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट। एबनॉर्मल यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है, कौन सा टेस्ट करेंगे। आइए ऑप्शन दिया है, पहला रीनल फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल, पैनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक। अब मेरे बताओ किसी का यूरिन जो है, ठीक, डिटेक्ट करना है एबनॉर्मल यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब किसी का यूरिन टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है, और उसका यूरिन कैसा है, एबनॉर्मल यूरिन में कंटेंट आ रहा है, क्या आ रहा है आपको वो देखना है। रीनल फंक्शन टेस्ट, कार्डियक, पैनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक। देखो आपको चीजें नहीं आ रही हो तो आप ये बताओ, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, पैनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक, इन तीनों का रिलेशन यूरिन से है क्या, बताओ, इन तीनों का रिलेशन यूरिन से दिख रहा है क्या आपको,
देखो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, और यहां पर सिर्फ इतना ही उद्देश्य नहीं है कि आपको क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन तो आएंगे, जब आपको पहला स्टेप ये आ जाए, आपको थ्योरी आ जाए, आपको क्वेश्चन निकालने आ जाए, तो लास्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर पाए, एग्जाम में सही तरीके से कर पाए। राइट अप्रोच क्या है क्वेश्चन करने की, पता चला आपको 1 घंटा दिया गया है और उस 1 घंटे में आपने सही क्वेश्चन किए 50 और आते हैं क्वेश्चन 150, तो ये भी एक तरीका है, आप पीछे रह जाएंगे। तो स्पीड भी मैटर करती है। तो यहां पर इसी तरीके से क्वेश्चन को आप जैसे पढ़ा और तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि एबनॉर्मल यूरिन जो कंटेंट आपको देखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट देखना है, ये किसमें पता चलेगा, यूरिन है यानी रीनल फंक्शन टेस्ट यानी केएफटी होना चाहिए, उससे पता चलेगा। तुरंत आपने देखा कि रीनल फंक्शन टेस्ट, ए ऑप्शन, इसको आपने तुरंत टिक कर दिया। ठीक, कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा क्योंकि आज तक उन्होंने सुना है किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक, किडनी फंक्शन टेस्ट सुना है या फिर केएफटी सुना है। कुछ को तो फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा कि एलएफटी क्या है और केएफटी क्या है ऐसा है, रियलिटी है। आप देखिएगा, नहीं पता होता है, आप उनसे पूछ दीजिए, फर्स्ट ईयर उनका निकल जाता है, एलएफटी क्या होता है नहीं पता है, केएफटी क्या है नहीं पता है, एलएफटी किसके लिए करते हैं ये भी नहीं पता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, आ तो रही है, आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप योग्य नहीं है, आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको आता है नहीं, आप सोचते हैं कि बैठे बैठे आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं आपसे पूछ दिया जाता है एलएफटी का फुल फॉर्म बताइए, केएफटी का फुल फॉर्म बताइए, कैसे लैब वाला रख लेगा आपको। तो आप अपने अंदर वैल्यू बढ़ाइए, वैल्यू डालिए, आप एफर्ट्स डालिए, आप जो है चीज़ों को तैयार कीजिए, पढ़िए, खुद आप समझिए। अगर आपकी लैब हो और अनटेंड को, जिसको कुछ ना आता हो, कैसे रख लेगा कोई, और फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि 12,000 15,000 हमें मिले। ठीक, तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इतना ही तो आता है कि वायल उठाया और पिला दिया, पिलाना ही बोलते हो, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को पढ़िए। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मिल पाएगी कब आएगी, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप बादशाह हो, उसमें आपको चीज़ें आनी चाहिए, आज नहीं आ रही कल आएंगी। तो बेहतरीन लेवल की आप तैयारी कीजिए, और जब आपका जो है आपके अंदर टैलेंट होगा, आपको नॉलेज होगा, तो आपको 4 लोग बुलाएंगे, आपको रिज्यूमे 14 जगह डाल के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और तब आप मनमर्जी के पैसे भी मांग पाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको जब रहेंगी, आपके अंदर नॉलेज होगा, तो हर कोई आपको बुलाएगा। व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार, ठीक, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगार इन कामल कल्चर मीडिया। अब देखो ये क्वेश्चन आया है कि जो हम लोग मीडिया बनाते हैं, ठीक, तो उसमें पूछा गया है न्यूट्रिएंट अगार, जो एक न्यूट्रिएंट अगार है उसमें कॉमन पूछा गया क्या क्या हम लोग प्रिपरेशन के लिए क्या क्या कंटेंट डालते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप यहां पर देखोगे 2 ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं। क्या क्या कि देखो होता क्या है, पेप्टोन भी डालते हैं, बीफ का एक्सट्रैक्ट भी डाला जाता है और अगार भी डाला जाता है। यहां पर परसेंटेज इन्होंने दे दिए हैं कि 2% पेप्टोन डाल रहे हैं, 0.6% बीफ एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं और 2% अगार डाल रहे हैं। फिर दूसरा ये चौथा ऑप्शन देखोगे तो 5%, 0.3% और 1.5% अगार डाल रहे हैं। अच्छी बुक्स में आपको ये मिलेगा कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज को कि न्यूट्रिएंट अगार कैसे बना रहे हैं। ठीक, उन्होंने क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट जो अगार है उसको बनाने के लिए कंपोजिशन में न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लस अगार लिख दिया, और अगार में भी क्या लिखा है, 2% अगार। ठीक, ये लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लस 2% अगार, ये इन्होंने बताया है। और अब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की जब बात करोगे तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होता है ये है पेप्टोन वाटर, पेप्टोन वाटर से प्लस जो है 1% मीट से। ठीक, इस तरीके से कंपोजिशन लिखा हुआ है। और भी जगह आपने देखोगे तो क्या है, अब यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। ठीक, तो अब क्या आंसर रहता है, ये जो है आंसर की आने पर पता चलेगा। वैसे मेरे हिसाब से डी ऑप्शन टिक कर लेते हैं या फिर बी ऑप्शन, इन्हीं दो में से एक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेथड ऑफ स्प्रेड और एग्जाम्पल पूछे गए हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को, जो मैच करने वाले क्वेश्चंस हैं, कम से कम इसमें 7 से 8 क्वेश्चन है, और मैच करने वाले क्वेश्चंस की मैंने एक आपको तकनीक बताई है, ट्रिक बताई है कि सबसे पहले आप उस चीज को खोजेंगे जो आपको आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पढ़ना है इनहेलेशन, इंजेशन, इनॉकुलेशन और कंजेनाइटल। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर डिजीज लिखी हुई है, ये डिजीज है और ये मेथड ऑफ स्प्रेड दिए हुए हैं। तो डिजीज क्या है, अर्बोवायरस, टैक्सोप्लाज्मेसिस, फूड पॉइजनिंग और मम्स। ठीक है, अब देखो यहां से हमको एक चीज पता चल रही है
कि जो इंजेक्शन है ये क्या है, ये फूड पॉइजनिंग है। तुरंत दिमाग में आ गया मेरे कि बी वाले का 3 एकदम राइट है कि इंजेक्शन जो होता है वो फूड पॉइजनिंग है। ठीक, अब बी का 3 किसमें है हमको देखना है। बी वाला देखा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, कोई नहीं, ये डी वाला ऑप्शन हर हाल में गलत है, इसको मैंने काट दिया। ठीक, अब हम इन 3 ऑप्शन में से जाएंगे, यानी हम लोग 75% क्वेश्चन को, अब हमारा जो क्वेश्चन सही होने का चांस है वो 75% बचा है। ठीक है, अब हम लोग टैकल करते हैं किस चीज को। अब देखते हैं, एक चीज हमें यहां पर दिख रही है कंजेनाइटल, और आप जानते हैं कंजेनाइटल टक्सोप्लाज्मेसिस क्या है, कंजेनाइटल टक्सोप्लाज्मोसिस। अब डी में कहां पर 2 दिख रहा है, ये देखिए, आपने इसका नाम सुना है टक्सोप्लाज्मेसिस कंजेनाइटल। इसमें क्या होता है कि मदर से जो है ये इन्फेक्शन बेबी में ट्रांसफर हो जाता है, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बता दिया। तो डी में क्या हुआ, दूसरा, हमको इस वाले ऑप्शन में डी में दूसरा दिखा, बी में 3 दिखा है और किसी में नहीं दिख रहा है, यानी मेरे भाई अब आगे कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आगे मैच कर लेते हैं। इनहेलेशन यानी मम्स, ठीक, जो मम्स है इनहेलेशन से जो है फैल जाएगा। उसके बाद इनाकुलेशन की बात करोगे तो ये अरबोवायरस। ठीक, तो देखो ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का। सबसे पहले आपको जो आ रहा हो, मतलब आपको ये पता चल गया कि जो इंजेक्शन है वो फूड पॉइजनिंग है। आपने इन चारों में से देखा कि कौन सा कहां पर मिल रहा है, तो आपने देखा कि ये 3 ऑप्शन में मिल रहा है, तो यानी एक ऑप्शन आपका कट गया। अब चांसेस हैं आपके 75% सही होने के। उसके बाद में जैसे ही हमको ये पता चला कि कंजेनाइटल जो होता है टक्सोप्लाज्मोसिस होता है, तो मैंने डी का दूसरा लगाया। उसके बाद देखा कि किसी भी ऑप्शन में ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक में है, यानी मैं 100% श्योर हो गया कि इसका आंसर बी ही होगा। ठीक, आइए, तो ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। ठीक, अब देखो ये फिर आपका जो है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आ गया। अब कहोगे ये तो आपका ब्लड में भी आता है, तो मेरे भाई ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जब आप ब्लड पढ़ते हैं, हार्ट पढ़ते हैं, तो आप ये वहीं पर पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, काउंटिंग करना कैसे वो सब की जाती है वो आपका जो है हिमायत का पार्ट है, ये आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में काउंट कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, वहीं पर आप लोग देखते हैं इसको। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, देखो व्हाइट ब्लड सेल काउंट आल्सो नोन एज, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो डब्ल्यूबीसी है यानी व्हाइट ब्लड सेल हैं, उनको क्या हम लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब इतना देख के गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन देखो क्या दिया है, पहला ही ल्यूकोसाइट दिया है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ए ऑप्शन टिक कर दिया, यही गलती हो गई। ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट लिखा है आगे, कि व्हाइट ब्लड सेल काउंट आल्सो नोन एज, तो मेरे भाई व्हाइट ब्लड सेल काउंट आल्सो नोन एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक, टीएलसी बोलते हैं ना, जिसमें सारे के सारे जो आपके डब्ल्यूबीसी मैंने 5 प्रकार के बताए, टीएलसी, ठीक, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये आपने पढ़ा टीएलसी क्या है, डीएलसी क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, जिसमें इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक, तो टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, तो यही यही पूछा गया था, काउंट आपको देखना था, गलती मत करना था। इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक तरीके से आप देखोगे। ठीक, थ्रम्बोसाइट आप जानते हैं किसको बोलते हैं, और इरेथ्रोसाइट भी जानते हैं। इरेथ्रोसाइट हम आरबीसी को बोलते हैं, और थ्रम्बोसाइट आप जानते हैं प्लेटलेट्स को बोलते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, फिर देखो, फिर क्वेश्चन किस पे आ गया, मैच पे आ गया है कि आपको मिलान करना है, और केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल। अब देखो ये फिर सेल से ही आ गया, और जब हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे तो वहां पर भी सेल पढ़ेंगे पहले। तो मैंने इस वजह से इस टॉपिक को नहीं रखा है कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मैंने देखा कि 26 से 27 क्वेश्चन आपके एनएचएम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, राजस्थान एनएचएम में भी हैं, यूपी एनएचएम का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग अभी एनालिसिस कर लेंगे, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा, यूपी में भी एनएचएम बहुत जल्द आने वाला है, आप मान के देखिए। अभी देखोगे एसजीपीजीआई में 1200 वैकेंसी जिसकी जीएनएम की आई हुई, तो वैकेंसी मेडिकल लाइन में बहुत खटाखट आएंगी। और कल कल आया है एक्सरे का, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के थ्रू एक्सरे का जो है कल फाइनल कट ऑफ आया है, जो यूपी में पेपर हुआ एक्सरे का, पता है कितने नंबर की कट ऑफ गई है, ये नंबर है फाइनल, फाइनल नंबर 10.25। ठीक, 11 नंबर भी नहीं पहुंच पाई और 10.5 भी नहीं पहुंची, 10 नंबर आपको चाहिए, 10.25। ठीक है, तो आप तैयारी, ये हाल है एनएचएम। अब ये देखो फाइनल पेपर है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, जिसमें एक्सरे लेवल में फाइनल कट ऑफ कितनी जा रही है, आप देखो 10.25 जा रही है। तो ये लेवल है आपकी तैयारी का। और फिर आप क्या सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हम लोग एम्स सीआरई चले जाएं, एम्स केजीएमसी में हो जाए हमारा,
ठीक है, हमारा बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन में हो जाए, आरआरपी में हो जाए, कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं है, आप अपने पर उस पर एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कि हमको तैयारी की जानी चाहिए, हमको तैयारी करना चाहिए, हमको अच्छे लेवल का नॉलेज होना चाहिए। आप किस पे ध्यान देते हैं कि हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमको बस जो है सैंपल उठाया और लगा देना आना चाहिए। मशीन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि ये बटन दबाया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, इतना पता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है, आपने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि क्या क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है, कैसे लगाया जाता है। आपको बस बटन पता होनी चाहिए, यहाँ सैंपल लगा दिया, बटन दबा दिया, मशीन चालू हो गई, रीडिंग चाहे जो भी आए, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर आप जाते हैं और तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तभी आपको जो है वैल्यू नहीं आ रही है आपकी लाइफ, आप एक जगह जो है टिके पड़े हैं। तो जब आपको नॉलेज होगा, आपको चीज़ें आएंगी, तभी आप धीरे धीरे चीज़ों से ग्रो करेंगे और एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे। आप 4 जगह नौकरी करें, 14 जगह करें, जब आपको चीज़ें आ रही होंगी, आपको काम आ रहा होगा, तो आपको 14 लैब वाले बुलाएंगे, ठीक है। तो आप तैयारी रखिए अपनी और अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाइए। अब पहला देखिए क्या है, केमिकल लेवल लिखा हुआ है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये सारा मैंने ये क्या है, ये प्रोसेस लिखा हुआ है। मतलब केमिकल लेवल पर पहले होता है, फिर उसके बाद सेलुलर लेवल पर सेल्स बनती है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, जब कई सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बनने से ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक जीवन यानी जीव की उत्पत्ति हो जाती है। यही हमको मिलाना है, ठीक। देखो, अब स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी क्या थी, क्या थी? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी थी, ये क्या थी? सेल थी। क्या था? सेल था। तो 2 का ए मैंने लगाया, 2 का ए कहां पर है? देखो 2 का ए इस वाले ऑप्शन में आप देखोगे कहीं पर 2 का ए नहीं है। इसके अलावा मेरे भाई ये तीनों ऑप्शन मैं काट दे रहा हूं, तीनों ऑप्शन काट दे रहा हूं। गलत आपका क्वेश्चन हो नहीं सकता जितने दावे के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस पे एकदम श्योर हूं कि सेलुलर लेवल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी इसमें आपको देखने को मिलेगी, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। और वही आपको यहां पर दिख रहा है, और इसको मुझको एग्जैक्ट 100% पता है। और जैसे ही मैंने इसका देखा कि 2 का ए मैंने इसमें दिख किया, काट दिया और ए ऑप्शन बढ़ाया, लगाया और आगे बढ़ गया। जितनी देर में आप सबको मिलाएंगे उतनी देर में अगला व्यक्ति 3 क्वेश्चन कर डालेगा। उनको मैथ पर अपना फोकस करेगा, अपना रीजनिंग पर फोकस करेगा, नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन पर समय देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने आने चाहिए। ये नहीं कि आपको सब पता हो, आप घंटों तक मिला रहे हैं, आपको टेक्निक्स भी आनी चाहिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब आप मिलाइए, केमिकल लेवल पर मैंने क्या बताया? एटम एंड मॉलिक्यूल। टिश्यू लेवल पर क्या होगा? टिश्यू लेवल पर मैंने भाई बताया कि जहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, ठीक, जहां पर क्या होंगी? ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, उनको टिश्यू लेवल बताएंगे। मिलाते हुए नहीं चल रहे हो, देख लो ना, मानो 3 का मैंने क्या लगा दिया? डी लगा दिया, सही है ना। 1 का मैंने क्या लगाया? बी लगाया। अब मिला लो, सब सही जाएगा, जा ही नहीं सकता गलत। ऑर्गन लेवल की बात की गई, ऑर्गन लेवल पर क्या हुआ? डिफरेंट टाइप के टिश्यू जब टुगेदर मिल जाते हैं तो क्या होता है? ये ऑर्गन लेवल हो गया मेरे भाई, ठीक। ऑर्गन सिस्टम लेवल पर क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल पर की बात की जाए तो रिलेटेड ऑर्गन विद द कॉमन फंक्शन। हाँ मेरे भाई, ठीक। क्यों? आप जानते हैं कि जो ऑर्गन होगा आपका, रिलेटेड जो ऑर्गन होगा, एक कॉमन फंक्शन ही तो परफॉर्म करेगा। आपका लीवर का जो काम है वो लीवर करेगा, किडनी का जो काम है किडनी करेगा। अब ऐसा तो है नहीं किडनी का काम लीवर करने लगेगा, ठीक। तो जो रिलेटेड ऑर्गन है विद द कॉमन फंक्शन के साथ में, और ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या लिखा हुआ? ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर, ठीक, यही तो है। अब आप सेम ऐसे समझिए, बॉडी हमारी क्या है? एक साथ सारे ऑर्गन मिलकर काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने पानी पिया, खाना खाया, तो खाना अंदर गया हुआ है, अपना जो है पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट भी हो रहा है, खाना डाइजेशन होने के लिए कैटाबोलिक प्रोसेस भी चल रही है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एंजाइम भी निकाल रही है, उसके बाद खाना नीचे भी जा रहा है। तो यानी सारे ऑर्गन मिलकर सब काम कर रहे हैं, ठीक। जिसका जो काम है वो सब मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ, और इसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। ए ऑप्शन राइट हो गया। तो मेरे भाई तरीका ये है, मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन जब आपको आ रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाए, ठीक। आइए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पज, नॉट पे हमने टिक किया, पर्पज ऑफ सीमन एनालिसिस, ठीक है। कौन सा इसमें से आपको बताना है कि सीमन एनालिसिस का पर्पज नहीं है? पहला है सक्सेस ऑफ वेसेक्टोमी, मेडिको लीगल केस, बीएमआई और इनफर्टिलिटी। बीएमआई आपने सुना है? नहीं सुना है क्या? सुना होगा बिल्कुल। बेसल जो आपको मैंने बीएमआई कहां पर कराया था? बीएमआई मैंने ओबेसिटी जब बताया था, मोटापा, वहां पर बताया था कि बॉडी मास जो इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि जितनी आपकी बॉडी की हाइट है
उसके अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। ये ओबेसिटी का पहला क्वेश्चन मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का क्वेश्चन कराया था वहां पर मैंने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, यानी जैसे आपकी हाइट जो है 5 फीट 2 इंच की है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 70 किलो वेट होना चाहिए एज इट इज, जैसे मान लेते हैं। तो ये इंडेक्स होता है और ये लगा रहता है, डॉक्टर आपको बताते हैं इसी हिसाब से कि आप ओवरवेट हैं, आप अंडरवेट हैं। ठीक, तो ये है, इसका कोई सीमन एनालिसिस से पर्पज नहीं है। अब समझ भी लेते हैं, सक्सेस ऑफ वेसेक्टोमी के लिए करते हैं क्या सीमन एनालिसिस? क्यों नहीं करेंगे मेरे भाई? वेसेक्टोमी क्या होता है? वेसेक्टोमी यही तो होता है कि उन्होंने क्या किया, उनका वेसेक्टोमी का मतलब ये है कि हमारी वास्ट डिफरेंस होती है, वास्ट डिफरेंस होती है, इसको क्या करते हैं, इसको कट करके ऐसे बांध दिया जाता है। ठीक, ऐसे कट कर देते हैं, और जब वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो है आपका सीमेन क्या होता है, आप जानते हैं सीमेन क्या होता है? सीमेन क्या होता है? जो आपका स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड इनसे मिलकर बनता है। ठीक, तो ये किस लिए करते हैं? जब वेसेक्टॉमी हो जाती है तो उसके बाद में पता लगाने के लिए करते हैं कि आपकी जो वेसेक्टॉमी हुई है, तो वेसेक्टॉमी हो गई, उसके बाद पता तो लगाना है कि मेरे भाई इसमें स्पर्म तो नहीं आ रहा है। तो इसकी जो है सक्सेस के लिए हमने वेसेक्टॉमी क्यों कराई? ठीक, वेसेक्टॉमी क्यों करते हैं? वेसेक्टॉमी इसीलिए कर रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई नसबंदी। वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो है भविष्य में क्या हो, उनको बच्चे नहीं उत्पन्न करने हैं। इस वजह से उन्होंने वेसेक्टॉमी कराई है। और वेसेक्टॉमी में क्या है कि आपका जो ये इनका स्पर्म है वो निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है, वास्ट डिफरेंस को काटकर अलग कर दिया गया है और बांध दिया गया है। तो सक्सेस पता करने के लिए जो आपने ऑपरेशन कराया है वो सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मेडिको लीगल केस में भी करते हैं भैया सीमन एनालिसिस, आप जानते हैं, जैसे रेप केस हो गया, इसमें क्या हो, मेडिको लीगल केस होता है, उसमें भी सीमन एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद इनफर्टिलिटी, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये भी चेक किया जाता है, क्यों भाई, ऑफस्प्रिंग नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनफर्टिलिटी तो नहीं है, तो ये भी चेक करने के लिए करते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहां से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है विच हार्मोन स्टिमुलेट एचसीएल सिक्रीशन? ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से डाइजेशन से क्वेश्चन फिर आ गया। मतलब मैंने आपको बताया कि 26 से 27 क्वेश्चन है, मैंने खुद गिना हुआ है, 26 से 27 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उठाकर देख लेना। आपको बताना है कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है एचसीएल का सिक्रीशन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन या सोमैटोस्टेटिन। तो एचसीएल का जो सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है वो गैस्ट्रिन करता है। आपको नहीं आता था, मान लीजिए, आप इतना तो दिमाग लगाइए, गैस्ट्रिन यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात की जा रही है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात की जा रही है, ये कहाँ होती हैं, ये होती हैं स्टमक में। और एचसीएल कहाँ निकलता है, एचसीएल मेरे भाई कहाँ निकलता है, एचसीएल पेट में निकलता है, स्टमक में निकलता है। इस तरीके से भी मेरे भाई आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर दे सकते हैं जब आपको कुछ चीजें पता हो, कुछ चीजें आती होंगी, तो जब आपने कुछ अच्छे लेवल से चीजों को पढ़ा होगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट शेयर बिटवीन द यूरिया साइकिल एंड टीसीए साइकिल। अब ये देखो, ये जिसने 12th अच्छे से पढ़ा होगा, अपना जो है मैथ से नहीं बायो से किया होगा, उसको आता होगा, या फिर किसी ने इसको जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल से पढ़ा होगा चीजों को, उसको ये आता होगा कि जो एक साइकिल होती है, यूरिया साइकिल होती है, यूरिया साइकिल में क्या होता है, जो अमोनिया है यूरिया में बदलती है। ठीक, उसके अलावा एक टीसीए साइकिल होती है। ठीक, टीसीए साइकिल या फिर इसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। ठीक, टीसीए साइकिल या फिर इसको क्रैब साइकिल बोलते हैं, ये दूसरी साइकिल होती है। तो ये जो दोनों साइकिल चलती हैं, तो इनका एक कॉमन जो बीच में जिसको कहते हैं, यही पूछा गया है, इंटरमीडिएट कौन होता है, इंटरमीडिएट कौन होता है, वो शेयर बिटवीन द यूरिया एंड टीसीए साइकिल। तो ये मेरे भाई होता है जो फ्यूमरेट होता है। ठीक, जो फ्यूमरेट होता है वो क्या होता है, वो कॉमन होता है, इंटरमीडिएट होता है इन दोनों साइकिल के बीच में, टीसीए और यूरिया के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर फिर आ गए। देखो फिर क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेन आर्ट्रियल एसे नोड। ठीक, एसे नोड इन द हार्ट, फंक्शन पूछा गया है एसे नोड का। अब ये एसे नोड हार्ट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, हार्ट में जब आप पढ़ते हैं, ये आपका दिल है। ठीक, जब ये दिल आपका है तो आपने यहां पर जो आपका
राइट एट्रियम होता है, ठीक, ये राइट एट्रियम होता है। ऊपर यहाँ पर एक क्या होता है, नोड होता है, एसए नोड जिसको बोलते हैं, साइनो एट्रियन नोड इसका फुल फॉर्म होता है। साइनो का मतलब साइनस, एट्रिया का मतलब एट्रिया, ठीक, एट्रिया में। तो ये जो नोड होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये आपके लिए इंपल्स जनरेट करता है, इसमें बिजली पैदा करता है। और ये काम कैसा करता है, ये मेरे भाई पेसमेकर इसी को कहते हैं, एक्ट एज पेसमेकर। थ्योरी की जब आप क्लास उठाएंगे उसमें बताया है मैंने, एसए नोड किसको बोलते हैं, पेसमेकर को बोलते हैं। वहां पर यह चीज भी एक्सप्लेन की है कि जब किसी को क्या होता है, कहते हैं उनको हार्ट अटैक आ गया, उनका पेसमेकर आर्टिफिशियल डाला गया। इसका मतलब क्या है, ये जो एसए नोड है उनका गड़बड़ कर गया और यहां पर एक आर्टिफिशियल एसए नोड डाला गया जिसमें बैटरी होती है, और ये जो ये होती है ब्यूटी बोन जिसको कहते हो, क्लेविकल, इसी के नीचे जगह होती है, यहीं पर क्या करते हैं उसको रख देते हैं, और वो क्या करती है, वो इंपल्स जनरेट कराती है हार्ट में, ठीक, हार्ट को पंप कराने के लिए। तो इस तरीके से चीजों को मैंने बताया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़े दिन धैर्य रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन लेवल का आपको कंटेंट देंगे। 10 से 15 दिन में आपके लिए अनाउंस कर देंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी पहले ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप कंप्लीट कर लीजिए, हिस्टो और साइटो कंप्लीट करिए, उसके बाद में हम लोग बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद में फिर हम लोग हिमैट और आपकी बस्ती हुई है माइक्रो, इन चीजों पर चलेंगे, ठीक। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो गया, एक्ट एज पेसमेकर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है डैश द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेरे भाई इसको किस में गिनोगे, ये भी आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अलावा हेल्थ, ठीक। वो ज्यादातर पूछा नहीं जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन आपके जो कोई अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा है जो डिप्लोमा कर रहा है, जो डिग्री कर रहा है, डीएमएलटी कर रहा है, बीएमएलटी कर रहा है, उसके लिए तो वो भी हम लोग इसमें जो है ये चैप्टर कवर कर लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक। तो यहां पर ये पूछा गया है, साइट पूछी गई है, डैश कौन सी साइट होती है ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होती है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। ये तो आप पता ही होगा कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होता है। ये ना कह देना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, ना कि कट जाएगी। ठीक, यहां क्या होता है, ये ओवरी होते हैं ऐसे दोनों साइड, ठीक है, ये ओवरी होते हैं ऐसे दोनों साइड, और ये आप जानते हैं ये क्या है, ये यूट्रस है, ठीक। ऐसे ही अभी आपको बताते हैं, ये क्या है, यूट्रस है, और इधर क्या है, वेजाइना है। इससे क्या होता है, स्पर्म आता है, और स्पर्म यहां से यहां तक पहुंच गया, और इधर ओवरी से क्या आता है, एग आता है, जो यहां पर आता है। इन दोनों का यहां पर मिलान होता है, मिलन की घड़ी आ जाती है, और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये साइट क्या होती है, ये साइट जो आप ये देख रहे हैं, ये उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो है पूरा क्या है, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, फैलोपियन ट्यूब है। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही बेहतरीन लेवल से आप जब पढ़ोगे तो चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रहेंगी एज इट इज। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है मेरे भाई फैलोपियन ट्यूब, तुरंत आप बताओगे। इंप्लांटेशन आप तुरंत बताओगे, यहां पर आकर होता है, यूट्रस में यहाँ पर होता है, वेजाइना क्या है, ओवरी क्या है, सारा कुछ आपको दिमाग में तुरंत चलेगा, इसी चैप्टर में आ जाओगे। इस तरीके से आपको चीजें याद होंगी। विच वन इज नॉट, नॉट पे मैंने टिक लगाया, इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फिक्सेटिव। आइडियल फिक्सेटिव की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है आपको बतानी है, ठीक। अब देखो हिस्टोलॉजी में आप देखोगे तो मैंने आपको कराया है, ये आपकी क्लास है। फिक्सेटिव में देखो ये फिक्सेशन बताया है, और आइडियल फिक्सेटिव की प्रॉपर्टी बताई है कि चीफ होने चाहिए, इजीली मिल जाए, स्टेबल रहें, सेफ टू हैंडल रहें, फिक्सेशन क्विकली करें, मिनिमम लॉस ऑफ टिश्यू करें, रिटेन द नॉर्मल कलर भी रखें, ठीक। ये मैंने बताया फिक्सेटिव। यहां पर अब आप पढ़िए कौन से ऑप्शन, अवॉइड करना है एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ टिश्यू, बिल्कुल अवॉइड करना है कि ज्यादा हार्ड ना हो टिश्यू। इट मस्ट बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, जी मेरे भाई, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाए। पेनिट्रेट करना चाहिए टिश्यू को और सेल्स को रैपिडली, तेजी से पेनिट्रेट करे, यानी फिक्स तेजी से करना चाहिए। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग द हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन टू द टिश्यू, जी नहीं, यही तो नहीं करना है इसको, ठीक। मैंने क्या बताया, ये यहां से आप ऑप्शन देखो, सारे मैंने लिख रखे हैं यहां पर, वही आपसे पूछे गए हैं, और जो अलग सा आपको दिखा है आप उसी को टिक कर देंगे, ठीक। हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन नहीं बनाना है टिश्यू को, टिक देनी है। आइए आगे चलिएगा, क्वेश्चन है, फिर देखिए क्वेश्चन कैसा आ गया है, फिर क्वेश्चन आपका मैच करने वाला आ गया है। मैं कहता हूं सिर्फ एक को पकड़ना, उसके बाद में हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन करते आए वैसे ही करेंगे।
आप पढ़ेंगे इधर क्या लिखा हुआ है, इधर इन्फेक्शन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, यानी उसकी परिभाषा लिखी हुई है। चलो पढ़ो। पहला क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, हमको देखो इधर भी नहीं पढ़ रहे हैं, चाहो तो पढ़ सकते हो एक बार, चलो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इन्फेक्शन बाय द सेम ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट बिफोर द रिकवरी, क्रॉस इन्फेक्शन अकरिंग इन द हॉस्पिटल, इन्फेक्शन इनिशियली विद द ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट, इन्फेक्शन एट द लोकलाइज्ड साइट एंड द जर्नल इफेक्ट। हमको ये याद है, जब ये देखो ये टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर का है, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का, वहां पर ये जो है आपको पढ़ाया गया, जब इन्फेक्शन पढ़ाया गया तब वहां पर बताया गया जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो आपका किससे हो जाता है, वो आपका हॉस्पिटल में हो जाता है। ठीक, अगर आप हॉस्पिटल में गए, बीमार नहीं थे, किसी और कारण से आपको इन्फेक्शन भी हो गया साथ में हॉस्पिटल जाने से, यानी क्रॉस इन्फेक्शन अकरिंग इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सी में दूसरा है। अब देखो कौन से ऑप्शन में सी में दूसरा आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है। इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन तो हर हाल में नहीं होगा, काट दिया, यानी 75% हम लोग सही क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन सही होने का चांसेस कितना है, 75% है। ठीक, अब उसके अलावा देखो प्राइमरी इन्फेक्शन हमें पता है, प्राइमरी इन्फेक्शन ये पता होता है, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, पहला इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन इनिशियली विद द ऑर्गेनिज्म इन होस्ट। ये क्या है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, यानी ए का 3, ए का 3 किसमें है, ए का 3, ए का 4, ए का 1, यानी ए का 3, ये दो मैंने मैच कर लिए, मिल गया। 100% सही क्वेश्चन है, अब आप मिला के देख लो। ठीक, कैसे? सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, रिकवरी हो नहीं पाई और फिर से जो है उसको इन्फेक्शन हो गया, वो क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन होता है। डी का 1 हो गया। प्राइमरी इन्फेक्शन मैंने बताया, इनिशियली जो है इन्फेक्शन विद द ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट। फिर फोकल इन्फेक्शन क्या होता है, फोकल इन्फेक्शन का मतलब होता है जैसे फोकस करना, मतलब एक जगह, लोकलाइज। तो फोकल इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन एट लोकलाइज साइट एंड द जनरल इफेक्ट आर प्रोड्यूस। तो क्या हुआ, बी का क्या हो गया, 4। ठीक है, बी का 4। ए ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई, राइट हो गया। अब बताओ, ये टेक्निक्स आपको लगानी है अपने क्वेश्चंस को सही करने के लिए। कोई मैं मानता हूं कोई नहीं बताता, उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको 40-50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आते हैं, बस कैसे क्वेश्चन आपको करने बताए जाते हैं, आपको तरीका नहीं बताया जाता है, आपको चीजें नहीं समझाई जाती हैं, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो बस ये होता है, रट लीजिए। नहीं मेरे भाई, जो चीज रटने वाली है वो आपको बताई जाएगी, फालतू का दिमाग नहीं लगाना, उस चीज को आप याद कर लीजिए एज इट इज। ठीक है, जो चीज आपके समझने वाली है। अब जैसे क्या है, अब किसी ने ये चीज आपको समझाई नहीं कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। अब किसी को सिर्फ एक ही आ रहा था, आप कहे दिमाग लगाता कि सी में 2 होते हैं, ठीक, 3 ऑप्शन उसको फंस गए, अब ये तुक्का लगाते बैठा रहेगा कि कैसे मिलाएं क्या सोचे। तरीका बताया कि डी ऑप्शन काटो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, समझो चीजों को कैसे आपको करना है। और जितने भी मैंने आपको यहाँ पर ये आपके मैच करने वाले क्वेश्चन आए, सेम टेक्निक से मैंने कराए, सेम टेक्निक से कराए, ताकि आप इनमें एकदम माहिर हो जाए। ठीक, आगे चलिएगा। क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट काउंट, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट काउंट इन द सीएसएफ में इंडिकेट। लिम्फोसाइट काउंट अगर जो है सीएसएफ में मिल जाती है तो क्या होता है, एक डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है, क्रोनिक किडनी डिजीज लिखा हुआ है, लीवर डिसफंक्शन लिखा हुआ है, वायरल मेनिंजाइटिस लिखा हुआ है। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर मुझको नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है। पढ़ो, सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, कहां कहां पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है, 1000 बार आपको ये चीजें बता चुके हैं। ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में पाया जाता है। ठीक, ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि यही पूछ दिया जाएगा और फिर आप बोलोगे कि ये पता नहीं चला। ठीक, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में पाया जाता है। अब ऑप्शन देखो, डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक, पानी का निकलना। तो डिहाइड्रेशन सीएसएफ लिम्फोसाइट काउंट में क्या मतलब हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में अगर लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा आ रहा है, मतलब प्रेजेंस हो रही है, पाया जा रहा है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी पाई जा रही है, तो डिहाइड्रेशन से क्या मतलब है, सुनना। क्रोनिक किडनी डिजीज, सीएसएफ किडनी से क्या मतलब है, ठीक, ये भी काटोगे। उसके बाद लीवर डिस्फंक्शन, सीएसएफ लीवर में होता है क्या, ये भी काटोगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वायरल मेनिंजाइटिस लिखा हुआ है। मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस जो होता है मेरे भाई, आइटिस क्या मतलब होती है, स्वेलिंग यानी सूजन होता है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन। और मेनिंजाइटिस होता है मेनिंजीज। अब कहोगे ये मेनिंजीज क्या बला है, अभी आज से इससे पहले तो मेनिंजीज पढ़ी नहीं,
ठीक। अब मेनिंजीज ये जो बला है, ये आप कब पढ़ोगे, इसको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हर एक चीज कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। अब मेनिंजीज क्या होता है, मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, ध्यान रखना सुनना, जब मैंने आपको सीएसएफ कराया है तब मैंने आपको बताया है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ होता है, तब मैंने चीजों को बताया, तब मैंने बताया था कि ये हमारा ब्रेन है, और इस ब्रेन, जैसे ये ब्रेन बॉक्स के अंदर बंद है, तो ब्रेन में 3 लेयर बताई थी, ठीक, 3 लेयर बताई थी, और याद करने का तरीका बताया था, जो आप खाद डालते हैं खेत में, डीएपी, ड्यूरा मैटर, अरकनाइड मैटर, पेया मैटर, 3 लेयर बताई थी। और इन 3 लेयर का मतलब, ये मेनिंजीज में अगर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक। आइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग, और मेनिंजीज में अगर स्वेलिंग आ रही तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे मेनिंजाइटिस। अब वायरल मेनिंजाइटिस है, उसको छोड़ दो, हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो यानी ब्रेन में स्वेलिंग की, ब्रेन की जो झिल्ली है, जो हमारी सुरक्षा प्रदान करने वाली मेनिंजीज हैं, उनमें स्वेलिंग आ रही है, और हमने बताया कि ब्रेन में ये सब पाया जाता है, ठीक। तो डी ऑप्शन यहीं से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एग्जाम में देखो क्या होगा, कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जो है बहुत ही बेहतर परफॉर्म नहीं करता, उसके टेस्ट में आप देखोगे 75 में से 50, 55 ऐसे नंबर आ रहे होते हैं, ठीक। और एक बच्चा क्या है 70-60 क्वेश्चन लाता, मतलब कर देता है सही, लेकिन एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम को टैकल करना, उस टाइम पर उसका दिमाग कैसा काम कर रहा है, वो डर रहा है, उसका आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जो एवरेज बच्चा है, बीच का बच्चा है, वो क्या करता है, अपनी तैयारी रखता है, ठीक, मतलब कि हाँ आ रहा है, जो यार आएगा मैं उसको कर दूंगा जाके, और जितना आता है उतना तो मैं कर ही लूंगा, ये कॉन्फिडेंस से जाता है, क्योंकि उसको पता है, जो एग्जाम में मान लीजिए आपका 1 घंटे का क्वेश्चन था, आपने 40-50 क्वेश्चन सही करके बैठ गए, उसके बाद आपके पास टाइम बचा हुआ है पूरा, ठीक, इधर उधर देखिए नहीं, अब इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकालिए, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को समझेंगे तभी आएंगे, और जब आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई आपको बताने वाला हो, ठीक है, कि इस तरीके से आप क्वेश्चन करें इनको, जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करके बताया, राइट वे टू अप्रोच है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सीखें और करें। क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी रिसेप्टर, कौन सा प्राइमरी रिसेप्टर होता है फॉर द एचआईवी एंट्री द होस्ट सेल। आप जानते हैं जो एचआईवी है वो हमारी CD4 सेल होती हैं, ठीक, ठीक, CD4 सेल होती हैं, इनमें क्या करता है, मेनली इनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इनमें इन पर जाकर, और इन्हीं के पास रिसेप्टर होते हैं, CD4 रिसेप्टर, ठीक, इन्हीं के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, प्राइमरी रिसेप्टर यही होते हैं, CD4। ये थोड़ा सा देखोगे आप, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन ये आ गया, ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, किस टाइप के बायोमेडिकल वेस्ट रिक्वायर होते हैं डिसइंफेक्शन बिफोर द डिस्पोजल, कौन से जो हैं बायोमेडिकल वेस्ट हैं उनको डिस्पोजल करने से पहले, डिस्पोज करने से पहले उनको डिसइंफेक्शन किया जाता है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, इन्फेक्शन लैबोरेटरी वेस्ट, अब देखो फिर क्या है, ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन, शार्प्स, ठीक, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक्सपायर मेडिसिन को भैया क्या पहले आप डिसइंफेक्शन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं क्या, जी नहीं करते हैं, 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। और फिर ग्लासवेयर और मेटेलिक के इम्प्लांट को क्या करना है, डिस्पोजल करने से पहले डिसइंफेक्ट करना है, जी नहीं, उससे पहले भी देखो डिसइंफेक्शन लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ, इन्फेक्शंस लैबोरेटरी वेस्ट, यानी जो इन्फेक्टेड है उसी को तो आप डिसइंफेक्टेड करेंगे, उसी का जो है इन्फेक्शन रिमूव करेंगे, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका मसल से आ गया, ठीक, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ये भी क्वेश्चन आपका मसल से आ गया, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस। अब देखो आपने क्या सुना है, बाइसेप्स सुना है, ठीक, ट्राइसेप्स सुना है, इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स, ठीक, अरे मेरे नहीं दिख रही है तो क्या, ट्राइसेप्स तो दिखेगी भाई, ये देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। बाइसेप क्या है, ये आप देखते हैं, ये क्या है, बाइसेप है, ठीक। क्वाड्रिसेप्स क्या है, जो आपकी थाई मसल्स होती है, जांघ, ठीक, उसमें आप देखोगे आगे ऐसे ऐसे इस तरीके से, जो बॉडी बिल्डर होते हैं इस तरीके से देखोगे, उनकी जो थाई होती है ऐसे दिखती है आपको, ठीक, ऐसे, तो ये क्या होता है, क्वाड्रिसेप्स इसको बोलते हैं। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4, ग्रुप ऑफ 4 मसल्स, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, ठीक। ये वस्टस, मिडालिस, लेटरालिस और रेक्टस फीमोरिस, इसमें एक और होती है, ठीक, ये 3 हो गई, उसके अलावा एक और होती है मेरे भाई, वेस्टस इंटरमीडिएट, ठीक। ये जो 4 होती हैं, ग्रुप ऑफ 4 मसल्स, ग्रुप ऑफ 4 मसल्स,
यही क्या है, क्वाड्रिसेप्स। ठीक, यही मिलकर क्या बनाती हैं, क्वाड्रिसेप्स बनाती हैं। ठीक, तो अब यहां से एक ऑप्शन आपके सामने बच जाता है, सर्टोरियस मसल। ठीक, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, सर्टोरियस। सर्टोरियस मसल्स आप जानते हैं कौन सी है, टेलर मसल इसको बोलते हैं, सर्टोरियस मसल को। ठीक, सर्टोरियस जो टेलर बैठता है, सबसे लंबी मसल होती है, लॉन्गेस्ट मसल। ठीक है, सर्टोरियस। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फिर से क्वेश्चन आपका मैच करने वाला आ गया। अब इसमें फिर से वही तकनीक लगानी है हमको। क्या लिखा हुआ है, इधर लिखे हुए हैं बैक्टीरिया और इधर बैक्टीरिया का शेप लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो और स्पायरोकीट्स। इधर रॉड शेप, कामा शेप, स्पाइरल शेप और स्पेरिकल शेप। ठीक, अब कोकाई आप जानते हैं, कोकाई, कोकाई किस तरीके के होते हैं मेरे भाई, तो हमको ये पता है कोकाई होते हैं स्फेरिकल या ओवल शेप के। ठीक, आओ ऑप्शन पर तुरंत आ जाओ। ये 100% हमको पता है कि कोकाई स्पेरिकल शेप या फिर ओवल शेप के होते हैं। अब देखो ए का 4, ए का 4 दो जगह मिला, यानी बी ऑप्शन हमने काट दिया। देखना फिर से समझ लेते हैं, बी ऑप्शन मैंने काट दिया और डी ऑप्शन भी काट दिया। ठीक, तो यानी 50% हमारे चांस हैं क्वेश्चन को सही करने के। अब बचते हैं ए और सी ऑप्शन, इन दो में से कौन होगा। और देखो दिमाग लगाओ कि बेसिलाई अब कौन से होते हैं, तो बेसिलाई मेरे भाई रॉड शेप के होते हैं। क्यों, बेसिलाई कैसे होते हैं आपको पता होगा, बेसिलाई रॉड शेप के होते हैं। तुरंत आए बी में ए देखा, किसमें है, सी वाले ऑप्शन में बी में ए मिल गया। इसके बाद हम आगे जाएंगे ही नहीं, सारा कुछ हमको सही मिलेगा। विब्रियो की बात करो तो सी ऑप्शन कौन है, विब्रियो कामा हो गया। स्पाइरोकीट बात करोगे तो कैसे होते हैं, स्पाइरोकीट स्पाइरल शेप के, हैविंग उनमें क्या होती है, क्वाइल होती है। अब बताओ सी में 2, डी में 3। ठीक, डी में क्या है, डी में 3, हो गया ना सही। बोलो मेरे भाई, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, आपका सारा कुछ निकल जाएगा। फिर देखो, एक तो पहली बात ये क्वेश्चन आ गया मैच करने वाला, दूसरा ये क्वेश्चन आ गया आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, किससे, हार्ट वाले चैप्टर से। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, चारों पढ़ लेते हैं। राइट एट्रियम लिखा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी क्या है, आर्टरी। ठीक है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब देखना ये मेरे क्वेश्चन करने का तरीका देखना, मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वॉल्व देखा यहां पर। ठीक, और कहीं पर भी वॉल्व नहीं दिख रहा। और तो यहां पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट बैक फ्लो। और मैंने एक चीज आपको बताई है कि वॉल्व जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक, यही तो मैंने बताया कि जो वाल्व क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी यहां पर जैसे वाल्व है, यहां पर वाल्व है और एक बार कोई चीज ऐसे निकल गई इससे, तो वाल्व क्या करेंगे, ये दोबारा क्या होगा, वापस नहीं आने देंगे। तो यही यहां पर लिखा था प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल। मैंने और कुछ नहीं देखा, ये भी नहीं राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल क्या लिखा, मैंने ये देखा कि पल्मोनरी वाल्व है, वाल्व का किससे संबंध होगा, बैक फ्लो नहीं होने देता है। और मैंने क्या किया, 3 का डी लगा दिया। ऑप्शन में आ रहे हैं 3 का डी, 3 का 3, देखो ए वाले ऑप्शन में ही मिल गया 3 का डी, और तीनों में 3 का डी नहीं है, मैंने इसको काट दिया। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ए ऑप्शन राइट होगा। अब मैं क्वेश्चन को आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए अब आगे बढ़ता हूं। ये तरीका है मेरा क्वेश्चन करने का, जब आपको चीजें आने लगेंगी आप सेकंडों में इसका आंसर कर देंगे। वाल्व देख के ही मैंने प्रिवेंट बैक फ्लो लगा दिया, यानी 3 का डी होगा, जिसमें देख लिया कि ए ऑप्शन है, मैंने तुरंत इसको टिक मार दिया, सही होगा। 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखो राइट एट्रियम क्या है, राइट एट्रियम मेरे भाई बना लेता हूं यहां पर और आपको चीजें समझाते हुए चलता हूं। वैसे इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें आती होंगी, नहीं भी आती होंगी तो मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया है। राइट एट्रियम क्या होता है, राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। तो राइट एट्रियम क्या करता है, कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, राइट एट्रियम क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मेरे भाई लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पहली बात तो है कहां पर, देखो एट्रियम ये है, इसके बाद ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया है,
ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल का पूछा गया है, ये पूछा गया है लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल मेरे भाई पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये पंप करता है और होल बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ठीक। उसके अलावा मैच करते हैं, क्या बचा, पल्मोनरी आर्टरी बची। पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताया कि जो राइट वेंट्रिकल होता है इससे पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और ब्लड को कहां ले जाती है, लंग्स में लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ठीक। सारे ऑप्शन निकल गए, सारे सही हैं। और ये सब देखने की जरूरत आपको समझाने के लिए पड़ रही है, वरना ये क्वेश्चन सेकंडों का था, निकल गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली, ठीक है, अपोज द एक्शन ऑफ इंसुलिन। फिर क्वेश्चन आ गया आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, किडनी वाले चैप्टर से जब आप पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें बताई जाएंगी, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन पहले तो अपोज पूछा गया है, मतलब इसका क्या है कि जो इंसुलिन का काम हो उसका अपोजिट काम कौन करता है, ये हार्मोन दिए गए हैं। तो इंसुलिन का काम क्या था, इंसुलिन का मेरे भाई काम था, ये जो ब्लड है, ठीक, ये आपके ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, सेल के पास पहुंचा देता है। यानी इंसुलिन मेरे भाई ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। क्या बताया, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर देता है, ठीक। अब इसका अपोजिट कौन करता है, जब आप किडनी वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे तब आपको बताएंगे कि कौन मेरे भाई, ग्लूकागॉन जो होता है, कौन, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकागॉन मेरे भाई जैसे कि क्या हुआ, ये एक्सेस ग्लूकोज है और लीवर में स्टोर है, तो ये ग्लूकागॉन क्या कराएगा, जो आपका ग्लाइकोजन होगा, ठीक, क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, इस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और आपके ब्लड में भेज देगा। यानी इसका मतलब कि क्या है, ये क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक। क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो अपोज कौन करता है, अपोजिट का मतलब क्या है, इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड शुगर लेवल को घटा रहा था, और आपका जो ग्लूकागॉन है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सैंपल यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। अब ये पूछा है आपसे, वाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसमें ऑप्शन देखोगे, पहला दिया है ईडीटी या डबल ऑक्जिलेट, ठीक है, कैपिलरी सैंपल लेते हैं, एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड लेते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन लेते हैं। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड, एंटीकोगुलेंट एडेड ब्लड प्लेटलेट काउंट के लिए। अब कोई सा भी एंटीकोगुलेंट कह रहे हैं, ये तो बता नहीं रहे हैं कि ईडीटीए मिलाया क्या मिलाया, ठीक। उसके अलावा साथ में ईडीटीए या डबल ऑक्जिलेट लिखा हुआ, अब तो इसको मिलाते नहीं है, ईडीटीए, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाए। तो थोड़े क्वेश्चंस इसमें डिफॉल्टर टाइप के हैं, लेकिन ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ निडल, व्हाट काइंड ऑफ निडल आर यूज्ड फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए व्हाट काइंड ऑफ निडल यूज की जाती है, जमशीदी मैरोज एस्पिरेशन निडल, ठीक है। बोथ सलाहा एंड क्लीमा एंड जमशीदी मैरो एस्पिरेशन निडल, वैक्यूम सिरिंज, सलाहा क्लीमा। किस तरीके की लैंग्वेज लिख रखी है, ठीक। सलाहा क्लीमा क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, वैक्यूम सिरिंज ये भी नहीं, केवल जमशीदी ये भी नहीं, मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी सही करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है सलाहा एंड क्लीमा, ठीक है। उसके अलावा जमशीदी मैरो एस्पिरेशन निडल, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप, नॉट पे तुरंत लगाना है आपको गोला, स्टेप फॉर द ऑब्टेनिंग बोन मैरो इन एडल्ट, ठीक है, बोन मैरो इन एडल्ट। तो ए ऑप्शन आपके सामने दिया है इंटीरियर इलियक क्रेस्ट, ये आप जानते हैं मोस्ट प्रेफरेबल साइट है, ठीक है, किसके लिए, बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। फिर क्या लिखा हुआ है, स्टर्नम, यहां से भी जो है सैंपल लेते हैं जब क्या होता है, जब कहीं से सैंपल नहीं इंटीरियर से ना आ रहा हो, ठीक, तो क्या होता है, स्टर्नम से भी ले सकते हैं, यहाँ पर मोस्ट जिसको एक्सपीरियंस होता है वही लेता है। फिर उसके बाद टिबिया आप लिखा हुआ देख रहे हैं, टिबिया आपने क्या सुना है, टिबिया आप जानते हैं ये चिल्ड्रन में होता है, ठीक, बोन मैरो के लिए चिल्ड्रन, ठीक, बच्चों के लिए बेस्ट साइट कौन सी बताई गई, ये बताई गई, बेबी और बच्चों में बेस्ट साइट कौन सी बताई गई, टिबिया बताई गई, ठीक है, सी। और वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेस, ठीक, वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेस जो वर्टिब्री होती है और इसका जो ये प्रोसेस उभरा हुआ होता है ये वाला, यहाँ पर भी जो है एक्सपीरियंस लोग ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, लेकिन
सी ऑप्शन राइट करेंगे। स्टेप ऑब्टेनिंग मैरो इन एडल्ट, बेसिकली यही मिलेगा क्योंकि ये लिखा रहता है कि भाई मेरे टिबिया से जो है सैंपल बेबी और चिल्ड्रन में लेते हैं, और वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेस में भी देखोगे यहां पर भी सैंपल जनरली नहीं लेते हैं क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। ठीक, मोस्ट सेफ साइड जो है इंटीरियर इलियक क्रेस्ट होती है। सी ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अरे बाप रे, मैच करने वाला फिर क्वेश्चन आ गया। ठीक, आओ करते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसको मैं सेकंडों में करके दिखाऊंगा। डार्क यूरिन लिखा हुआ है इधर, इधर मतलब कलर ऑफ यूरिन लिखा है, इधर कारण लिखा हुआ है। डार्क यूरिन, लाइट कलर यूरिन, ब्राइट येलो, रेड कलर। ठीक है, एक्सेस स्वीटिंग हो गया, विटामिन बी हो गया, ब्लड यूरिन हो गया, एक्सेसिव फ्लूइड हो गया। अच्छा, यानी जब हम पानी ज्यादा पी लेते हैं तो लाइट कलर की यूरिन आती है। ठीक, यानी टू में डी, 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 ए वाले ऑप्शन में ही सिर्फ दिखा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, बस कर दिया मैंने, हो गया क्वेश्चन। अब मैच करते रहो। देखो डार्क यूरिन कब दिख रही है, अब देखो जैसे मान लो टू, ये आपको नहीं पता था, ये वाला आपको चीज नहीं पता थी, सुनना, जैसे ये मैंने कर दिया, ये आपको नहीं पता था। आपको ये तो पता होगा कि रेड कलर है, इतना तो किसी को भी पता होगा। रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यूरिन में ब्लड हो गया, यूरिन में ब्लड होगा। तो यानी 4 का सी ऑप्शन कहीं पर देखते तो आप क्या करते, ये 2 ऑप्शन काट देते, ये 2 ऑप्शन सही करते। ठीक, कहते कि 50% तो हम लोग सही कर ले जाएंगे, ये आप देख लिया। उसके अलावा एक बात बताओ, डॉक्टर साहब जब कोई दवा देते हैं, ठीक, आपका कोई बीमार हो गया, खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के साहब के पास गए, उन्होंने दवा लिखी, उन्होंने साथ में क्या बी कॉम्प्लेक्स लिख दिया, बीकासूल लिख दिया, ए टू जेड लिख दिया। तो अब आप देखते हैं क्या है, यूरिन आपकी जो है येलो कलर की हो रही है। ठीक, येलो कलर की होती है। तो यहां से ये दिमाग लगाओ कि जो बी कॉम्प्लेक्स है, यानी बी, विटामिन बी के जब सप्लीमेंट लेते हैं तो जो है यूरिन कैसी आती है, ब्राइट येलो कलर की आती है। ठीक, कैसा आता है, ब्राइट येलो कलर का आता है। 3 का बी किसमें दिख रहा है, 3 का बी ए में दिख रहा है। ठीक, 4 का सी भी दिखा, 3 का बी भी दिखा, ए ऑप्शन आपने तब भी कर दिया। उसके अलावा लिखा हुआ है डार्क यूरिन, डार्क यूरिन एक्सेसिव स्वेटिंग और डिहाइड्रेशन में आपको दिख जाएगी डार्क यूरिन। किसी के अंदर क्या है, पानी की कमी हो गई, बहुत ज्यादा जो है क्या हो गया, वाटर लॉस हो गया, एक्सेस स्वेटिंग स्वेटिंग हो गई, तो क्या हो गया, डार्क यूरिन दिखेगी। ए का फर्स्ट है। भाई बताओ क्या दिक्कत है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, कितने समय के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर एफएफपी को -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं तो कितने साल के लिए, मतलब कितने समय के लिए रख सकते हैं, तो ये मेरे भाई 1 साल के लिए रख सकते हैं। और उसके अलावा आप जानते हैं जो प्लेटलेट्स हैं उनको 5 दिन के लिए रख देते हैं। ठीक, प्लेटलेट्स, ए ऑप्शन राइट है इसका। 42 दिन के लिए आप जानते हैं आरबीसी, पीआरबीसी, पैक्ड आरबीसी को 42 दिन के लिए स्टोर करते हैं। ठीक, ब्लड बैंक से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक, विच टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट, ठीक है, कौन सा टेस्ट जो है इज यूज टू डिफरेंशिएट द मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेसी। ठीक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखोगे डीप आ गया है थ्योरी से, बैक्टीरियो का क्वेश्चन है। इसमें जो है IMVIC एक टेस्ट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 टेस्ट। इसमें क्या होते हैं, 4 टेस्ट का ग्रुप्स होता है, और ये क्या होता है, ये इंटेरोबैक्टीरियेसी के जो मेंबर होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं। जैसे आई से क्या होता है, इंडोल, इंडोल टेस्ट हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, तो जो एम होता है वो मिथाइल रेड होता है। ठीक, और वी, वी से मेरे भाई जो होता है वो गैस, और उसके बाद में लास्ट में है क्या, सी सिट्रेट टेस्ट। ये 4 टेस्ट का ग्रुप होता है। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट करने के लिए एंटेरोबैक्टीरियस के लिए करते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अरे भाई फिर से ये क्वेश्चन आपका मैच करने वाला आ गया। ठीक, मैच करने वाला आ गया, किससे आया है, कॉमन नेम दिए हुए हैं और सिस्टमेटिक नेम पूछा गया, एसिटिक एसिड, ये आपका बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, पामेटिक एसिड, लेग्नोसिरिक एसिड। ठीक है, अब इधर क्या है, ब्यूरोनोइक, हेक्साडेनोइक, टेट्रा एथनोइक। हाँ ठीक, देखो कुछ नहीं, आपको थोड़ी जो आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है बहुत थोड़ी सी आपको आनी चाहिए, और फिर ऑप्शन से करना तो आपको बता देंगे। एसिटिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है, हमको ये पता है ब्यूटायरिक एसिड पता है कि एथ मेथ होता है 1, एथ 2, और प्रोप 3, और क्या होता है फिर उसके बाद में ब्यूट 4। ठीक, यही तो है जो हम लोग क्या करते हैं
आईपीएसी नेम लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 को ब्यूट कहते हैं, ठीक, 4 को। और ब्यूटाइलिक एसिड लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेट्रा, क्या लिखा हुआ है, टेट्रा। तो हम 2 को सी से मिलाएंगे, ठीक है, यानी ब्यूटाइलिक एसिड एन टेट्रा कोसियोनिक एसिड लिखा हुआ है। 2 को सी से मिलाया और C2, देखो इन 2 ऑप्शन में हमको मिला, 2 में नहीं मिला, काट दिया, यानी 50% हमारे चांस हैं क्वेश्चन को सही करने के। उसके बाद एसिटिक एसिड बताओ मेरे भाई। एसिटिक एसिड होता है 2 कार्बन, ठीक, एसिटिक एसिड 2 कार्बन होते हैं इसके पास में, और एथ, ये क्या लिखा हुआ है, मेथ होता है 1 और एथ क्या होता है 2, ठीक, 2 दूसरे नंबर। तो एसिटिक एसिड यहां से क्या हो गया, एसिटिक एसिड का मिलान करिए आप, एसिटिक एसिड यहां पर एथेनोइक लिखा हुआ है, एथेनोइक, ये लो 1 का मैंने क्या मिला दिया, डी। अब देखो यानी 1 का डी कहां पे है, ये है 1 का डी। भाई ऑप्शन भी देखो कितने अच्छे से लगाया है, उल्टा मैच कराया है, 1 का डी यानी डी वाला मिला रहे हैं 1 के साथ में, ठीक। और जो है 2, ये ब्यूटारिक है, किसके साथ में मिला है, सी के साथ में, ठीक। इन 2 को मिला लिया और इसमें देखो डी में 3 है, यानी मेरा ए ऑप्शन निकल गया। पामिटिक और लिग्नोसिरिक एसिड हमको आते ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के मिला लेंगे हम लोग यार। 3 का कहां जा रहा है, 3 का बी में जा रहा है, 3 का बी में जा रहा है, और जो आपका लिग्नोसिरिक एसिड होता है वो किस में जा रहा है, वो मेरे भाई ए में जा रहा है। अब सुनो, ठीक, अब हो गया, मिल गए आपके ऑप्शन भी सही हो गए, क्वेश्चन भी निकल गया। अब बताओ क्या दिक्कत है, जो पामिटिक एसिड होता है वो मेरे भाई 16 कार्बन, और जो लिग्नोसिरिक एसिड होता है वो 24 कार्बन का होता है। 2 आ रहे थे आपको, 2 कार्बन के और 4 कार्बन के, आपने आंसर निकाल दिया। तो कुछ खास बात नहीं होती है, क्वेश्चन करने का तरीका आपको आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एएसटी, किसका, एएसटी का रेशियो और एएलटी का रेशियो, ठीक, यानी एएसटी और एएलटी इनका जो है रेशियो है इंक्रीज हो गया है, एसोसिएटेड विद द विच लीवर कंडीशन, कौन सी लीवर कंडीशन में एएसटी और एएलटी का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, बताना है आपको। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में, जॉइंडिस में, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो एक बात बताओ, जो एएसटी होता है, जो एएसटी होता है उसको क्या कहते हैं, उसको आप जानते हैं एसजीओटी, और एएलटी एसजीपीटी, ये आपको पता होगा, ठीक। अब कहा जाए, अब आपको ये पता है कि मोर स्पेसिफिक इन दोनों में से कौन सा होता है, ठीक, मोर सेंसिटिव कौन सा होता है आपको पता है, एएलटी, कौन सा, एएलटी जो होता है वो मोर सेंसिटिव होता है, ठीक, ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब देखो यहां पर क्या पूछा था, यहां पर बताया था एएसटी और एएलटी का क्या है, इंक्रीज हो गया है रेशियो। तो ये होता है मेरे भाई अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, किसमें होता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। साफ साफ लाइन लिखी हुई आपको मिल जाएगी कि जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपका सिरोसिस हो गया, ठीक, यहीं पर लिख लो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर सिरोसिस, इन सभी में क्या है, इन सभी में आपको एएसटी और एएलटी का रेशियो जो है इंक्रीज बढ़ा हुआ आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एएसटी और एएलटी का, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछे, इसका जो रेशियो है वो कम आ गया, डिक्रीज हो गया, तब क्या होगा। तो पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए ये डिक्रीज कब होगा, ये डिक्रीज कब होगा, यानी जब एएलटी बढ़ा होगा। क्यों मेरे भाई, एएलटी बढ़ा होगा तभी तो ये डिक्रीज होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझे, नहीं समझ पाए। देखो रेशियो क्या होता है, रेशियो जैसे ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 6 और 6 को भाग किया किससे, 2 से, ठीक, तो आया कितना, 3 आ गया मान लो, ठीक, ये आ गया रेशियो, रेशियो का मतलब ये हुआ, ठीक, 3 आ गया। अब कह रहे हैं कि एएसटी और एएलटी डिक्रीज हो गया, कम कब आएगा, यही मान लो नीचे वाली संख्या बढ़ गई, ठीक, तो अब ये क्या आ जाएगा, अब इसको भाग करोगे ये 2 आ जाएगा। तो यानी अगर ये बढ़ा दिया जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी,
देखो ओवरऑल वैल्यू डाउन हो गई कि नहीं, तो रेशियो कम हो गया, तो यही लिखा हुआ है ALT जब ज्यादा होगा तो AST और ALT का रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन किस कंडीशन में ऐसा होगा आपको बताना है, क्योंकि ये पूछा है आपसे AST ALT का रेशियो जो है इंक्रीज है, तो ये भी पूछ सकता है AST ALT का रेशियो जो है डिक्रीज है, ऐसा कब होगा। तो ऐसा मेरे भाई एक्यूट हिपैटोसेलुलर जो डैमेज हो जाती है या फिर एक्यूट हिपैटोसेलुलर इंजरी बोल दें, ठीक, इसमें हिपैटो सेलुलर डैमेज इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां से ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हाउ डज कैक्सिया डिफर्स फ्रॉम ओबेसिटी। कैक्सिया डिफर्स फ्रॉम ओबेसिटी, कैसे डिफरेंस है इसका। ये आपने हो सकता है इस वर्ड को, इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे हो मेरे भाई, लेकिन ओबेसिटी को तो आपने सुना है। ओबेसिटी क्या है, मोटापा। और मोटापा कब होता है, जब आप एक्सेस एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर हो जाती है, यानी फैट का एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। अब देखो, अब कैक्सिया क्या होता है, ये मेरे भाई आप जैसे किसी को HIV हो गया, ठीक, उसके बाद एड्स हो गया, ठीक, ठीक, एड्स हो गया, ऐसी जो है गंभीर घातक जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, क्रोनिक डिजीज कह दें, ठीक, जैसे कैंसर हो गया ये सब, या फिर लिख दिया क्रोनिक डिजीज। अगर किसी को ये क्रोनिक डिजीज हो गई, उन क्रोनिक डिजीज के चलते क्या होता है, ऐसे पेशेंट को आपने देखा है बहुत ही दुबला पतला आपको दिखेगा, इन्फेक्शन बहुत जल्दी उसको हो जाता है, बीमार परमानेंट बना रहेगा, ठीक। तो ये जब उसको क्रोनिक डिजीज हो जाती है तो मेरे भाई वो अंडर नरिश हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडर नरिश। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि दुबला पतला बहुत ज्यादा हो जाता है, अंडर नरिश हो जाता है। और अगर अंडर नरिश है तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब यही है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैक्सिया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब जब वो अंडर नरिशमेंट है यानी क्या है, उसकी बॉडी में से क्या हुआ है, उसकी बॉडी में हाइपर मोटाबॉलिज्म है, सारा प्रोटीन उसकी बॉडी जो है यूज कर लेती है। तो यहां पर क्या है, उसकी बॉडी हाइपर मेटाबॉलिज्म, ठीक, हाइपर मेटाबॉलिज्म है, यानी बॉडी क्या करती है, यूज करती है प्रोटीन का एक्सेस मात्रा में, ठीक। यानी जब प्रोटीन हमारे अंदर स्टोर ही नहीं रह पाएगी, फैट का एक्यूमुलेशन ही नहीं रह पाएगा, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, यानी हाइपर मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉल जिसको देखो आपने देखा होगा, कोई लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ठीक, और मोटे ही नहीं होते, क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, यानी जितनी जल्दी खाते हैं उतनी जल्दी क्या उनकी बॉडी उसको जो है फटाफट तोड़ डालती है, उसको यूज कर लेती है, एनर्जी उनकी डाउन हो जाती है, आप देखते हैं दिन भर भूखी लगती रहती है। तो ये है, जब क्या होता है कोई क्रोनिक डिजीज होती है तो उसमें क्या होती है, बॉडी अंडर नरिशमेंट हो जाती है, अंडर नरिश हो जाती है, उसी को कैक्सिया बोलते हैं, उसमें हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाती है, बॉडी जो है प्रोटीन का एक्सेस यूज कर लेती है। तो इसी में आपको पहचानना है क्या है, कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फूड इनटेक, नहीं, उसको तो भूख कम लगने लगती है। इट डजंट अफेक्ट द लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये भी गलत है। इट इन्वॉल्व द हायर फैट डिपोजिशन, अरे भाई अंडर नरिशमेंट हो गया है, उसमें फैट डिपोजिशन कहां से हो गया, इट इन्वॉल्व्स हायर फैट मेटाबॉलिज्म, जो मैंने बताया प्रोटीन और फैट है उसका बहुत तेजी से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म उसका फास्ट हो जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नहीं है एन एंजाइम फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। फिर से ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया है। पहला ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब देखो, जब आपने डाइजेशन पढ़ा था, केमिकल डाइजेशन जब आपने पढ़ा होगा, वहां पर ये पढ़ा होगा एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये किससे निकलते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस हैं, पैनक्रियाज से निकलते हैं, ठीक, ये किससे निकलते हैं, पैनक्रियाज से। और पेप्सिन आपने कहा सुना था, पेप्सिन सुना था स्टमक में, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोकार्टिकॉइड का क्या रोल है। फिर से आपका क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी से किडनी वाले चैप्टर से पूछा गया है, और प्राइमरी रोल पूछा है किसका, ग्लूकोकार्टिकॉइड का। ग्लूकोकार्टिकॉइड जैसे आपका कार्टिसोल हो गया, क्या हो गया, कार्टिसोल हो गया, ठीक, लाइक कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल करता क्या है, प्राइमरी रोल पूछा गया है। तो कॉर्टिसोइड को, जो कॉर्टिसोल होता है मेरे भाई, वो प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज को, क्या करता है, प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज को,
और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी में कई तरीके से जो है ग्लूकोज का रेगुलेशन होता है। अगर अदर देन कार्बोहाइड्रेट हो, कहां से ग्लूकोज बने? अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अदर देन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो हमारी बॉडी में, तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अरे भाई साहब देखो क्या किया है पूछने वाले ने। देखो मतलब क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था, मतलब आपको ऑप्शन पढ़ने ही नहीं थे, क्वेश्चन पढ़ के और ये ग्लूकोकार्टिकॉइड देख के आंसर ही टिक कर देना था। मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आंसर भी आपको बता रहा है, और तब भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया गलत रास्ते पे हैं आप। पहले ही पे लिखा है प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ब्रैकेट में लिख दिया है ग्लूकोकार्टिकॉइड, और प्राइमरी रोल पूछा था ग्लूकोकार्टिकॉइड का। बताइए ये हालम है क्वेश्चन बनाने वाले का, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनाए और तब भी लानत है, तब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत है। डिक्रीज द ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन द ब्लड, जी नहीं। स्टिमुलेट द इंसुलिन सिक्रेशन, जी नहीं। प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, नहीं मेरे भाई, ग्लाइकोजन का जो है प्रमोट क्यों करेगा, वो खुद ग्लूकोज बनाने पे तुला हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए, खुद क्वेश्चन पूछा, खुद आंसर बताया। विच टाइप ऑफ डिजीज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये नया समझो आपके लिए होगा एकदम, क्लासिफाइड एज। तीन क्वेश्चन अभी तक, दो नहीं तीन क्वेश्चन, ये तीसरा है। इसकी पिछली वाली क्लास में हमने दो क्वेश्चन बताए थे, तीन क्वेश्चन आप देखोगे कि आउट ऑफ बॉक्स आए हैं, जिनको आप कहोगे आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आया है, 93 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ डिजीज इज एनोरेक्सिया नर्वोसा क्लासिफाइड एज। तो देखो मेरे भाई, ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इसमें क्या होता है, मेनली ये जो है देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, लड़कियों में होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी जो है ओवरवेट होती जा रही है, मैं मोटापे का शिकार होती जा रही हूँ, मेरा शरीर भद्दा लग रहा है। तो ये एक साइक्राइट्री डिजीज है। ठीक, साइक्राइटिक। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक भी नहीं है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर नहीं है। आप इससे ही दिमाग लगा लीजिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो नर्वोसा जो ये लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम से समझिए, उसके दिमाग में भ्रम जैसा हो जाता है, तो इसी को कंडीशन को कहते हैं साइक्राइटिक डिजीज, एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसको लगता है कि मैं खाना खाऊंगा ज्यादा तो मोटा हो जाऊंगा, ऑलरेडी मोटा दिख रहा हूं, ये चीज है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। फिर से आपका जो है मेरे भाई क्वेश्चन आ गया ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, आपके ब्लड वाले टॉपिक से। प्लेटलेट्स का काम क्या था? प्लेटलेट्स का काम था क्लॉट फॉर्मेशन टू द स्टॉप ब्लीडिंग। हाँ मेरे भाई, प्लेटलेट्स को कहते थे थ्रम्बोसाइट, और थ्रम्बोसाइट का काम क्या होता था? क्लॉटिंग करना, क्लॉट करना। किसका? ब्लड का, ब्लीडिंग को रोकना। प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जी नहीं, इन्फेक्शन का काम डब्ल्यूबीसी का है। हीलिंग का काम भी नहीं है, इम्यूनिटी का काम भी नहीं है। ठीक, ठीक हो चुके हैं आपके सारे क्वेश्चन, ठीक, जो मैंने कराए हुए यहाँ पर। आप देख लीजिएगा कैसा लेवल एग्जाम में आता है, कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, चीजों को समझा दिया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे है, आप कितने क्वेश्चन कर पाए जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आप अभी किस लेवल के हैं। और जो लोग ये कहते थे कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएं, तो आप बताइएगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको जिनको 3 या 4 क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अगर लेवल बढ़ाया भी जाएगा, आप 3 या 4 क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि 100 क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आप इस बात को समझिए, एक तरफ 100 क्वेश्चन आपको करने हैं और एक तरफ 4 क्वेश्चन। ठीक, तो आप मेरे भाई जो ज्यादा है जिसकी संख्या, उस पर जाइएगा, 100 क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, 4 क्वेश्चन पर मत फोकस कीजिए। मैं तो कहता हूँ 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। कोई टीचर आपसे ये नहीं कहता होगा कि आप इन क्वेश्चंस को छोड़िए नहीं, मैं कहता हूँ इसको स्किप कीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, देखिए ही मत। ठीक, जब आपके पास टाइम बच जाए तो बाद में देखिएगा, तब समझिएगा। अभी केवल आप फोकस कीजिए जिन पर आपका जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और जो आपका आने वाला है। तो एनएचएम से, यहां से इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? एनएचएम से जो मैंने एनालिसिस किया है उससे मैं आपको बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नंबर 1, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, 26 से 27 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की आपको वैल्यू बता रहा हूं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आप देखोगे हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी से आपके
7 से 8 क्वेश्चन आए, ठीक। और साइटो से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक। अब देखो, अब इतने पर ही फोकस करते हैं। आप इस हिसाब से जोड़ोगे 25 5 30 और 5 35, 35 और 2 3, ठीक। तो एवरेज आप देखोगे 35 से 37 क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से, ठीक। एवरेज 35 से 37 क्वेश्चन। और मैं ये आपसे कहता हूं, ये आपके इन एनएचएम, राजस्थान एनएचएम देखोगे, चाहे आप यूपी का एनएचएम देखो, अभी मैं इसके बाद में यूपी का एनएचएम का जो है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करवा दूंगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो, ह्यूमन एनाटॉमी 25-26 क्वेश्चन, हिस्टो और साइटो, मैंने इसकी आपको फ्री यूट्यूब पर क्लास कराई हुई है अभी, ठीक। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसे हुए हैं, और इसकी जो है फ्री यूट्यूब पर क्लास कराई है 1 घंटे 40-42 मिनट की। इसमें से भी 3 क्वेश्चन तो आपके पहली वाली स्लाइड से ही हैं। अब बताओ, और वो भी तीनों के तीनों 4 पॉइंट लिखे हैं पहली स्लाइड पे, 4 में से 3 जो है आपके पॉइंट एज इट इज पूछे गए, आपको हमने फोटो में लगा के दिखाया भी है, ठीक। यहां पर 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए, और यहां पर भी हमने ह्यूमन एनाटॉमी की फ्री आपको प्लेलिस्ट करा रखी है, ठीक। ये पुरानी है, लेकिन बहुत ही जो आप कहोगे बेसिक एकदम करा रखी है, ठीक। इतना मैंने आपको कराया, फिर भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है, ठीक, और भी डीप और अच्छे लेवल से, क्योंकि देखो साल भर पहले जो चीजें मैंने पढ़ाई थी, जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, हो सकता है मैंने किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था, उसमें कुछ चीजें छूट गई हो और भी बेहतर किया जा सकता हो, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी, इनका 3 का जो है बहुत जल्द आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए नहीं ला रहा हूं, फ्री आपको मैंने दिखाया कि कितना क्वेश्चन आपको फंस गया है। फिर भी इसके अलावा अगर आपको चीजें बच जाती हैं, फंसती ही नहीं है, और भी डीप लेवल का पूछ सकता है, या फिर आप अपने नॉलेज के लिए अच्छा खासा पढ़ना चाहते हैं, ठीक। मैंने 1 शॉट कराया हिस्टोलॉजी का, साइटोलॉजी का 1 शॉट कराया है, और भी बेहतरीन लेवल के से आराम से और भी डिटेल में चीजों को समझते हुए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत जल्द हम लोग पेड बैच ला रहे हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी जानते हैं हम लोगों का है, जिसमें हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेशन हो गया आपका, इसके अलावा हम लोग उसमें जो है मसल्स, हार्ट वाला हो गया चैप्टर, फिर उसके बाद में हार्ट और ब्लड हो गया, आपकी जो है मसल्स हो गई, बोन हो गई, उसके बाद में आपकी ग्लैंड हो गई, और उसके अलावा आपका बचता है, मैंने बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराएंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, यानी आपके 8 चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी में करवाएंगे, ठीक। 8 चैप्टर आपके यहाँ से हो गए, और 8 चैप्टर में आप जानते हैं क्लासेस कितनी हो जाएंगी, मैं खुद नहीं जानता हूँ, कम से कम एक चैप्टर 4 से 5 घंटे का है। अब तुम 1 घंटे की क्लास के अकॉर्डिंग भी आप जोड़ लो, तो यहाँ पर 35 से 40 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मनीष भाई पटेल ने ये चीज बोली आपसे यहाँ पर 40 क्लास हो जाएंगी और 1 घंटे की क्लास रहेगी, तो इसके अलावा बाद में आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ह्यूमन एनाटॉमी का आपका एक क्वेश्चन फंस रहा है, आपसे हो नहीं रहा है। अगर ये क्लासेस करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में, उसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे, उसके अलावा अगर आपसे पैसा लेंगे, पेड बैच रहेगा, तो इन क्लासेस में उसके बाद में आपको जिसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, वो स्पेशल क्लासेस रहेंगी, हर चैप्टर के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी हम कराएंगे, ठीक। तो एक बार पढ़ने के बाद में आपको ये वहां पर आपको याद कराने की जिम्मेदारी, आपको कंटेंट देने की जिम्मेदारी, आपको पीडीएफ वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो पेड में तो आप जान ही रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में, और आपके दिमाग में चीजें घुसाने के साथ में, ये यहां पर मेन रोल रहेगा कि अगर पेड बैच है तो आपके दिमाग में चीजें वो घुसा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लासेस कराएंगे, और बहुत जल्द आपके लिए हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी 3 की 3 आपको बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसके बाद में आपकी साइटो हो गई, उसके बाद में आपकी जो है बायोकेमिस्ट्री हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, और हिमेटो हो गई, तीनों एक साथ फिर लेके आएंगे। तो ज्यादा कुछ समय लगेगा नहीं, इनमें जो है कम से कम आपकी 5-5 6-6 क्लासेस होंगी हिस्टो में, 5-6 क्लासेस साइटो में होंगी, और उसके अलावा उसमें प्रैक्टिस हो गया, और आपको मैंने बता दिया कि वन लाइनर बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट सीरीज आपको वहां पर देंगे, पीडीएफ देंगे, क्लास नोट्स देंगे, उसके अलावा आपको वहां पर क्विज करने के लिए भी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे,
ठीक है, अभी तो मैंने बेसिक आपको बता दिया कि ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा आप इस चैनल पर जुड़े हुए मनीष भाई पटेल पर आप डेली इस पर क्लास कीजिएगा। 9 बजे आपके जैसे पीवाईक्यू आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आती है, वैसे आती रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर। आप क्लासेस को करते रहिएगा। जिस किसी भाई ने राजस्थान एनएचएम का पेपर दिया था और वो काफी लोगों का मैसेज आ रहा है कि कट ऑफ बता दी जाए, कट ऑफ बता दी जाए, तो मेरे भाई कट ऑफ ऐसे कैसे मैं बता दूं, लेकिन अच्छा खासा जो है पेपर बहुत सरल है, कठिन नहीं कहोगे, क्योंकि ओवरऑल यहां पर मैंने ये बताया ये 3 टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दिखे, और ओवरऑल देखोगे तो पेपर यहां पर इजी कहेंगे हम, हार्ड कह ही नहीं सकते और बेसिक नहीं भी, वो क्या नाम, मीडियम भी नहीं कहेंगे, इजी कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपके 60 से 70 क्वेश्चन तो एकदम बेसिक ही हैं। तो ये इजी लेवल का पेपर था। इसके अलावा जो मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस किसी के नंबर जितने बन रहे हो, मैच किए हो, तो आप एक काम कीजिएगा, ये एक नंबर है, आप लोग इस पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों ने पेपर दिया है अपने नंबर इस पर बता दीजिएगा कि हमने कितने क्वेश्चंस किए, ठीक, या फिर मैं फॉर्म का लिंक भी दे दूं, उसको आप फिल कर दीजिए, तो एक आइडिया लग जाएगा कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ऐसे बता पाना मुश्किल है। 100-200 लोग, 400 लोग जब इसको भेजें तो पता चले कि क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। तो ये भी हम आपके लिए कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर, इस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल उठेगी नहीं। और उसके अलावा आप यहाँ पर चीज़ें आप भेज सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्यूचर में आपका लैब टेक्नीशियन की जो जिम्मेदारी है हमारी है, चाहे वो आपका टेक्निकल पोर्शन हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, इसके बाद में ये हम आपको ये पेड लाने के बाद में नॉन टेक्निकल भी आपको साथ में करवाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यूपी का एनएचएम आ रहा है, यूपी के एनएचएम के आने से पहले आपकी भरपूर और जोरदार तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चाहे लैब टेक्नीशियन का कोई भी एग्जाम हो, मनीष भाई पटेल को याद रखिएगा, आपको देखिए एज इट इज क्वेश्चन फंसेंगे, वादा है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।